हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज 56 का सॉल्यूशन। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, लिख रहा है इसमें कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 19वां अक्षर और बाएं छोर से 14वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो बोला गया दाएं छोर से 19वां अक्षर, तो दाएं छोर से जो अक्षर 19वां होगा वह तो बाएं से, यानी कि हम 27 में से क्या करेंगे, 19 को घटा देंगे, हो जाएगा कितना, 8। तो जो दाएं छोर से 19वां होगा वो बाएं छोर से हो जाएगा 8वां। और क्या है, और है बाएं छोर से 14वां, यानी कि 8 + 14 हो गया आपको 22। 22 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया 11। और 11 नंबर पर लेटर होता है के, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आंसर हो जाएगा के, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। यदि शब्द PRESENTMENT में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ऐसे कितने अक्षर युग्म है, यानी कि अक्षरों का जोड़ा, अक्षर युग्म मतलब अक्षरों का जोड़ा है, जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। ठीक है, अक्षरों का जोड़ा ढूंढना है और उनके बीच उतना ही अक्षर होना चाहिए जितना कि क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होता है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पर ABCD पढ़ना होता है अक्षर युग्म बनाने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। PQRS, तो P से S एक बन गया अक्षर युग्म। S के बाद TUVWXYZ खत्म है। RSTUVWXYZ खत्म है। EFGHIJKLM नहीं मिला। STUVWXYZ नहीं मिला। EFGHIJK नहीं मिला। NOPQRS, TUVWX, MNOP, EFGNO। तो यहाँ इधर से इधर सिर्फ और सिर्फ एक ही मिला। अब क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट, इस साइड से साइड पढ़ेंगे। TUVWXYZ। अब देखिए जेड के बाद ABCD इधर नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जेड मिल गया तो जेड के बाद ABCD शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। NOPQRSTUVW कोई बात नहीं। EFGHIJKLM नहीं मिला। MNOPQRST नहीं मिला। TUVWXYZ नहीं मिला। NOPQRS, तो N से हमको R एक जोड़ा मिल गया। EFGHISTUVEFGRS, तो कुल मिला के कितना जोड़ा है, तो कुल मिला करके मुझे मिला 2 जोड़ा, यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कुल 2 जोड़ा है, ऑप्शन सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लिख रहा है इसमें नीचे दिए गए प्रश्न में पहले एक प्रश्न और फिर 5 कथन दिए गए हैं। आपको उस विकल्प का चुनाव करना है जो कि प्रश्न के बारे में जानकारी देता है, जिससे प्रश्न का सही उत्तर दिया जा सके। ठीक है, तो प्रश्न है इसमें, गोपाल, वरुण और तरुण मुंबई आए। गोपाल है, वरुण है और तरुण है, ये कहाँ गया, तो मुंबई। इनमें से पहल आने वाला कौन था, पहल आने वाला कौन था, यानी कि सबसे पहले जो है इसमें कौन आया है वो हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कौन आता है हमको इसमें ये बताना है। तो गोपाल, वरुण, तरुण मुंबई आया, उनमें से पहल आने वाला कौन था, तो गोपाल आता है पहले,
या वरुण आता है पहले या फिर तरुण आता है पहले, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि वरुण 15 जनवरी 2018 को पहुंचा। बहुत अच्छी बात है, वरुण का डेट हमको पता चल गया। अब हमको आगे देखना है। गोपाल ने 20 जनवरी 2018 को मुंबई छोड़ा। अच्छा, तो गोपाल 20 जनवरी को मुंबई से चला गया, तो हो सकता है कि 18 को आया हो, 20 को चला गया हो सकता है ये 15 से पहले आया हो और 20 को चला गया हो। तो इससे तो हमको पता अभी नहीं चल रहा है। इसके बाद तरुण गोपाल से मुंबई में 18 जनवरी को मिलता। तरुण जो है गोपाल से मिलता है मुंबई में 18 जनवरी को। इसका मतलब हुआ कि तरुण और गोपाल दोनों जो है 18 जनवरी को वहाँ मौजूद था, मुंबई में मौजूद था, और 20 जनवरी को गोपाल मुंबई छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर यह पता नहीं चला है अभी तक कि तरुण और गोपाल ये दोनों जो है आया कब मुंबई, 15 तारीख से पहले आया है या 15 तारीख के बाद आया है। ठीक है, इसके बाद है वरुण 23 जनवरी 2018 को तरुण से मिला। वरुण जो 15 तारीख को आया था वो 23 जनवरी को मिलता है किससे, तो तरुण से। इसका मतलब है कि गोपाल जो है 20 जनवरी को चला गया, लेकिन तरुण अभी भी मुंबई में है। ठीक है, लेकिन वह आया कब वो हमको अभी तक पता नहीं है। सभी तीनों उन दिनों में से किसी भी दिन मुंबई में नहीं थे। सभी तीन जो है उन दिनों में से किसी भी दिन मुंबई में नहीं थे। अब ये क्या कहना चाह रहा है, तो इससे तो कुछ पता चल ही नहीं रहा है। ठीक है, सभी तीन यानी कि गोपाल, वरुण और तरुण, ये जो है उन दिनों में से किसी भी दिन मुंबई में नहीं था। चलिए जो भी बोल रहा है, लेकिन हमको इससे यह पता नहीं चल रहा है कि गोपाल, वरुण और तरुण में से कौन सबसे पहले मुंबई आया, ये हमको पता नहीं चला पांचों में से किसी भी जानकारी को पढ़ने पर। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोई नहीं। यानी कि जितना भी जानकारी है उसमें से कोई भी जानकारी हमें इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लिख रहा है इसमें, यदि एक घड़ी के डायल में 1 से 12 तक के संख्या के बदले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का प्रयोग अक्षर सी से प्रारंभ करते हुए किया जाए। ठीक है, अक्षर सी से जो है प्रारंभ करते हुए किया जाए। ठीक है, तो क्या किया जाए इसमें, तो वर्णमाला के अक्षर का प्रयोग अक्षर सी से प्रारंभ करते हुए किया जाए, तो बताएं कि संख्या डी का प्रतिनिधित्व कौन सा अक्षर करेगा। संख्या डी का जो प्रतिनिधित्व है वह कौन सा अक्षर करेगा, हमको ये बताना है। अब क्या बोल रहा है, तो बताया कि संख्या 8 का प्रतिनिधित्व कौन सा अक्षर करेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से, यदि किसी घड़ी के डायल में 1 से 12 तक के संख्या के बदले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का प्रयोग अक्षर सी से प्रारंभ करना है, अक्षर सी से यदि आप प्रारंभ करते हैं, तो बताएं कि संख्या 8 का प्रतिनिधित्व कौन सा अक्षर करेगा। तो सबसे पहला सिचुएशन यहाँ पर यह आ रहा है कि अक्षर सी जो है वो हो जा रहा है 1, क्योंकि यहाँ पर सी से प्रारंभ करना, तो सी हो गया पहला अक्षर। तो जब बाबू सी पहला अक्षर हो गया, तो सी से पहले छूटा कौन कौन, ए और बी, यानी कि 2 अक्षर छूटा। तो जब बाबू 2 अक्षर छूटा, तो आप जानते हैं कि ए होता है 1 नंबर पर, बी होता है 2 नंबर पर, सी होता है 3 नंबर पर, डी होता है 4 नंबर पर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर सी होता है 3 नंबर पर, उसमें से -2 कर दिए तो हो गया 1, उसमें से -2 कर दिए तो हो गया क्या 1। डी होगा 4 नंबर पर, लेकिन उसमें से -2 कर देंगे तो हो जाएगा डी, हो जाएगा 2। तो यहाँ पर जो है ये जो 8वां अक्षर जो बोल रहा है, तो इसमें आप क्या करिए, इसमें आप डायरेक्ट 8 में आप क्या करिए, 2 जोड़ दीजिए, यानी कि 10 नंबर पर लेटर कौन सा, तो जे। अब जे जो होगा वो कितने नंबर पर होगा, तो जे जो होगा वो 8वें नंबर पर होगा। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 6। अभी तो 5 नंबर क्वेश्चन पहले देखना हम लोगों को। लिख रहा है इसमें, नीचे दिए गए प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में पहले एक प्रश्न और उसके नीचे
उनके नीचे दो कथन दिए गए हैं, आपको यह तय करना है कि कौन क्या कथन में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो ऑप्शन है केवल एक पर्याप्त है, केवल दो पर्याप्त है, एक या दो पर्याप्त है, एक और दो दोनों पर्याप्त है। तो 5 नंबर क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि मोहन प्रदीप से लंबा है। मोहन किससे लंबा है? तो प्रदीप से। तो चलिए इसको बनाया जाए। सबसे पहले मोहन जो है वह लंबा है प्रदीप से, ठीक है। राम दीपक से लंबा है, राम लंबा है दीपक से। तो इनमें से कौन सबसे लंबा और इसमें से कौन जो है सबसे लंबा है, हमको ये बताना है। तो अब यहाँ पर मोहन लंबा है प्रदीप से, राम लंबा है दीपक से, तो इतना से जानकारी से तो पता चल नहीं रहा है। लेकिन एक चीज़ तो पता चल गया कि मोहन, प्रदीप, राम और दीपक 4 कैरेक्टर है हमारे पास। अब इसमें बोल रहा है कि प्रदीप राम से लंबा है। तो प्रदीप जो है राम से लंबा है, अगर ऐसा हो जाता है तो आप देख लीजिए सबसे लंबा कौन हो जा रहा है, तब मोहन हो जा रहा है। यानी कि 1 नंबर जानकारी हमारे लिए पर्याप्त है। 1 नंबर जानकारी से हमको आंसर पता चल गया। इसके बाद क्या दे रहा, मोहन राम से लंबा है। मोहन किससे लंबा है? तो राम से। तो मोहन हम यहाँ पर एक बार फिर से लिख दें, प्रदीप और राम और ये दीपक, ठीक है। क्या बोला इस बार? दूसरा बोला मोहन राम से लंबा है। मोहन किससे लंबा है? तो राम से। मोहन जो है वो लंबा हो गया राम से, ठीक। अब आप देख लीजिए, मोहन जो है प्रदीप से लंबा है, ऑलरेडी लंबा है ये मोहन प्रदीप से, हाँ। तो प्रदीप तो लंबा हो नहीं सकता, यहाँ कहानी खत्म है। अब क्या है, मोहन जो है राम से लंबा हो गया। तो यदि मोहन जो है जब राम से लंबा हो गया तो इसका मतलब मोहन जो राम से लंबा हुआ तो दीपक से भी न लंबा हो गया। मोहन जो है राम से लंबा हुआ तो दीपक से भी न लंबा हो गया। यानी कि इस जानकारी से भी हमको पता चल जा रहा है कि प्रदीप से भी लंबा मोहन और राम और दीपक से भी लंबा मोहन। तो 4 कैरेक्टर है, चारों कैरेक्टर में मोहन सबसे लंबा हो रहा है। तो यानी कि जानकारी 2 भी हमारा क्या है, सही है। तो जानकारी 1 में दिया गया और जानकारी 2 जो दिया गया है, दोनों जानकारी अकेले अकेले यानी कि बिना किसी के मदद के अकेला 1 जानकारी देने के लिए पर्याप्त है और अकेला 2 भी हमारे जानकारी देने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्लियर है सबको? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लिख रहा है इसमें, किसी विशेष साल के विशेष महीने में कितने सोमवार होते हैं? तो चलिए, विशेष वर्ष कोई भी हो, चाहे वो लीप वर्ष हो या लीप वर्ष नहीं हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विशेष महीना वो फरवरी हो 29 वाला, या फरवरी नहीं हो कोई दूसरा महीना ही हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लिख रहा क्या, कितने सोमवार होते हैं? सोमवार का संख्या जो है वो कितना होगा, हमको इस पर फोकस करना है, ठीक है। तो जानकारी 1 नंबर है कि महीना मंगलवार से प्रारंभ होता है। तो देखिए, यदि 28 दिन वाला महीना रहा यानी कि फरवरी, तो क्या होगा इसमें? तो 7 का 1 सप्ताह में 7 दिन, 1 सप्ताह में 7 दिन, और 7 गुने 4 बराबर 28, यानी कि 7 का 7 दिन जो है वो चारों होगा। 7 का 7 दिन क्या होगा? 7 का 7 दिन जो है वो 4 ठो होगा, तभी तो 7 चौका 28 होता है। तो ये तो क्लियर है, चाहे वो मंगलवार से शुरू हो कि किसी भी दिन से शुरू हो, 28 दिन वाला महीना है तो सोमवार का संख्या तो उसमें 4 ही होगा। यदि 29 दिन वाला महीना हुआ तो महीना मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है, 29 दिन वाला महीना है, तो इसका मतलब है मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है, तो ये समाप्त कब होगा? 29 दिन वाला महीना है और ये मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है, तो यहाँ पर जो सिचुएशन है कि यह समाप्त जो है ये कब होगा? तो यह अगर मंगलवार से प्रारंभ होगा 29 दिन वाला महीना, तो 29 तारीख को भी, यानी कि 1 तारीख को यदि मंगलवार होगा तो 29 तारीख को भी मंगलवार ही होगा। तो 29 तारीख को भी मंगलवार ही होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है? 7 चौका 28, यानी कि सोमवार 4 ही हो रहा है। तो 28 दिन वाले में भी 4 सोमवार, 29 दिन वाले में भी 4 ही सोमवार। यदि इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि 30 दिन वाला है, यदि 30 दिन वाला है
मंगलवार जिससे शुरू होता है और वो अगर 30 दिन वाला महीना है तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर भी जो है 30 दिन वाला है, तो यहाँ पर भी जब ये सोचिए कि 7 चौका 28, 28 में 4 सोमवार हुआ, 29 वाले में हो गया क्या चीज़, मंगलवार से शुरू हुआ मंगलवार को समाप्त हुआ, 29 तारीख को मंगलवार हो गया, 1 तारीख को मंगलवार तो 29 तारीख को भी मंगलवार। तो जब 30 वाला महीना होगा तो 1 तारीख को मंगलवार होगा, तो 29 तारीख को मंगलवार होगा और 30 तारीख को हो जाएगा बुधवार, यानी कि यहाँ भी तो सोमवार 4 ही रहा। और यदि 31 वाला महीना वो हो जाता है, 31 दिन वाला यदि महीना हो जाता है तब क्या होगा, तो 1 तारीख को मंगलवार, फिर 29 तारीख को मंगलवार, 30 तारीख को बुधवार और 31 तारीख को बृहस्पतिवार। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 4 ही ठो सोमवार रह रहा है, यानी कि चाहे वह 28 वाला महीना हो, 29 वाला महीना हो, 30 वाला महीना हो या 31 वाला महीना हो, चाहे वो विशेष वो साल हो और विशेष महीना, आप जिसको विशेष वर्ष साल बनाइए और जिसको विशेष महीना बनाना हो बनाइए, लेकिन सोमवार का संख्या रहेगा 4। और यह जो हमें 1 नंबर प्रश्न, 1 नंबर कथन से यह जानकारी प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इसका 1 नंबर तो सही है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब हम बात करते हैं 2 नंबर, महीना बुधवार को समाप्त होता है। तो चलिए, यदि महीना बुधवार को समाप्त हो जाए तो 28 दिन वाला जो महीना होगा, तो वो जो 28 दिन वाला जो महीना होगा तो वो जब बुधवार को समाप्त होगा, 28 दिन वाला महीना है तो वो कब समाप्त होगा, बुधवार को। तो जब ये बुधवार को समाप्त होगा तो इसका मतलब है कि 7 चौका 28, सारा का सारा दिन जो है वो कितना रहेगा, 4 ठो रहेगा। चलिए ठीक है। अगर ये 29 दिन वाला महीना हुआ, 29 दिन वाला महीना हुआ और अंतिम दिन क्या है, महीना बुधवार को समाप्त होता है, 29 दिन वाला महीना हुआ और अंतिम दिन हुआ कौन सा, तो अंतिम दिन हो गया आपको 29 तारीख। तो 29 तारीख को जब बुधवार, तो इसका मतलब 28 तारीख को कौन सा दिन, 28 तारीख को कौन सा दिन, तो 28 तारीख को हो जाएगा आपको मंगलवार। तो यहाँ पर भी तो सोमवार का संख्या 4 ही है। अब हम बात करते हैं 30 तारीख को जब बुधवार रहेगा, तो 30 तारीख को बुधवार रहेगा तो इसका मतलब 29 तारीख को हुआ कौन सा दिन, तो मंगलवार, और 28 तारीख को कौन सा दिन, तो सोमवार। यहाँ पर भी तो 4 ही ठो है बुधवार का संख्या, सॉरी यहाँ पर भी सोमवार का संख्या 4 ही है, क्योंकि 28 तक तो 4 होगा ना, अगर सोमवार 29 तारीख हो जाएगा तब ना होगा वो 500। अब हम बात करते हैं क्या 31 तारीख का महीना यदि होगा, तो जब वह 31 तारीख का महीना होगा तो 31 तारीख को कौन सा दिन, तो 31 तारीख को हो जाएगा बुधवार, 31 को बुधवार, 30 को कौन सा दिन, तो 30 को हो जाएगा आपको मंगलवार, और 29 को कौन सा दिन, तो 29 को हो जाएगा आपको सोमवार, 29 को हो जाएगा सोमवार। ठीक है। तो इस जानकारी में, यानी कि महीना बुधवार को समाप्त होता है, इस जानकारी में जो है हमें अब दिक्कत हो गया, क्योंकि वह महीना जब बुधवार को समाप्त होता है तो कभी वो 28 दिन वाला महीना हो रहा है, कभी वो 4 ठो सोमवार वाला महीना हो रहा है, तो कभी 5 ठो 31 तारीख के कारण 5 ठो सोमवार वाला महीना हो रहा है। इसीलिए जानकारी 2 जो दिया गया है वह हमें गलत जानकारी दिया गया है। ठीक है। तो हमारे प्रश्न में है किसी विशेष साल के किसी विशेष महीने में कितने सोमवार होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू 1 नंबर से हमको यह जानकारी प्राप्त होता है और 2 नंबर से हमें यह जानकारी प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल जानकारी 1 पर्याप्त है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिख रहा है इसमें रवि का सबसे बड़ा भाई अविनाश है। तो रवि का जो बड़ा भाई है उसका नाम है अविनाश, अविनाश। ठीक है। इसके बाद इसमें बोला अजय से छोटा रवि है। अजय से जो छोटा है वो कौन है, तो रवि। तो ये हम चलिए अविनाश यहाँ फिर से लिख दें, अविनाश, और अजय से छोटा है कौन, तो रवि। तो अजय से भी छोटा हो गया रवि, तो ये लीजिए रवि जो है वो किससे छोटा, तो अजय से छोटा। इसके बाद रवि और अजय भाई नहीं है, रवि और अजय भाई नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा
कथन निश्चित रूप से ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर है अविनाश से रवि छोटा है, और रवि जो है वो छोटा है किससे, तो अजय से भी छोटा है ये। तो रवि का सबसे बड़ा भाई अविनाश है, यानी कि अविनाश और रवि दोनों भाई हो गया। इसके बाद बोला कि अजय जो है रवि का भाई नहीं है, बहुत बढ़िया। तो एक नंबर है अविनाश छोटा है अजय से, अविनाश जो है वो छोटा है अजय से। तो ये बात तो हमें यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ तो दोनों का दोनों जो है वो रवि से बड़ा है, अविनाश भी और अजय भी दोनों जो है रवि से बड़ा है। ये बात तो क्लियर नहीं हो रहा है कि अविनाश छोटा है अजय से, अजय छोटा है अविनाश से। दूसरा है अविनाश से अजय छोटा, अविनाश से अजय छोटा है, ये भी क्लियर नहीं हो रहा है। इसके बाद अजय छोटा है रवि से, अजय छोटा है रवि से, अजय तो बड़ा है ना रवि से, ये भी गलत। रवि अजय से लंबा नहीं है, रवि जो है अजय से लंबा नहीं है। तो ये बात क्या हो जाएगा, सही। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। लड़कियों की एक कतार में, लड़की का एक कतार है, ठीक है, लड़कियों की एक कतार में कंचन ऊपर से 15वें और नीचे से 25वें स्थान पर है। लड़कियों का कतार है और उसमें क्या है, कंचन जो है ऊपर से है 15वें स्थान पर। तो हम यहाँ पर लिख दें टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, लड़कियों की कतार में कंचन ऊपर से 15वें व नीचे से 25वें स्थान पर है। उसकी बहन अलका जो कि इसी कतार में है, अलका जो उसी कतार में है, वह बिल्कुल कतार के मध्य में है। तो वह कहाँ पर है, बिल्कुल कतार के मध्य में है। तो बताएं कि अलका का क्रमांक क्या है, अलका का क्रमांक क्या है, हमको ये चीज़ बताना है। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि लड़कियों की एक कतार में कंचन ऊपर से 15वें और नीचे से 25वें स्थान पर है। कौन, तो कंचन, कंचन ऊपर से 15वें और नीचे से 25वें स्थान पर है। तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो 15 और 25 40 -1 कर दिए होते हैं 39। यानी कि टोटल का टोटल विद्यार्थी यानी कि टोटल लड़कियों का संख्या कितना है, तो 39। अब क्या बोला, उसकी बहन अलका जो कि इसी कतार में है वह बिल्कुल कतार के मध्य में है। तो 39 विद्यार्थी में वो बिल्कुल मध्य में है। तो बताएं कि अलका का क्रमांक क्या है। तो 39 विद्यार्थियों की संख्या में ये मध्य में है। तो सिंपल सी बात है, 19 38 और 1 ये 39, यही ना रेशियो हो जाएगा, 19 19 1 का ही ना रेशियो हो जाएगा। तो बताएं कि अलका का क्रमांक क्या है। तो अलका का क्रमांक शुरू से भी 20, 19 और 1 20, और अंतिम से भी कितना, तो 19 और 1 20। स्टार्टिंग से भी अलका 20 नंबर पर और इंड से भी जो है अलका 20 नंबर पर। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। लिख रहा है इसमें 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार बनाकर बैठे हुए हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार बना करके बैठे हुए कितने व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति हैं। तो चलिए हम 6 व्यक्ति का बात कर लें, 2 2 4 और 2 6। ठीक, 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार बनाकर बैठे हैं। वेद का मुंह बालवीर की ओर है। तो वेद का मुंह जब बालवीर की ओर है तो इसका सीधा मतलब है कि वेद और बालवीर एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। वेद और बालवीर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ रखा वेद, और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं नाम बालवीर का, बालवीर, बालवीर। ठीक है, तो वेद का मुंह बालवीर की ओर है, जो कि नंदू के बाईं ओर, जो कि नंदू के बाईं ओर, यानी कि जो कि नंदू के बाईं ओर कौन, तो बालवीर। बालवीर जो है नंदू के बाईं ओर, तो बालवीर नंदू के बाईं ओर और बाईं ओर तथा प्रकाश के दाईं ओर है। बालवीर जो है नंदू के बाईं ओर और प्रकाश के दाईं ओर है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा नंदू, बालवीर नंदू के बाईं ओर और प्रकाश के दाईं ओर है। ठीक है, तो सॉरी नंदू यहाँ नहीं होगा, ये गलती थोड़ा लिख दी हम, ये डायरेक्शन में गड़बड़ा के बाबू। ये हो जाएगा आपको दाएं और ये हो जाएगा आपको बाएं, गड़बड़ हो गया थोड़ा, नहीं लिख रहा क्या चीज़।
तो जो नंदू के बाईं ओर, तो नंदू के बाईं ओर, तो इसका मतलब नंदू यहाँ पर, और प्रकाश के दाईं ओर, और प्रकाश हो जाएगा यहाँ पर, नहीं प्रकाश, ये हम यहाँ लिख दें आपको प्रकाश, ठीक है। ये वाला स्थान प्रकाश के लिए चला गया यहाँ पर। अब क्या बोल रहा है इसमें, बोला गया प्रकाश के दाईं ओर है, नंदू मोती के बाईं ओर है। नंदू जो है किसके बाईं ओर, तो मोती के बाईं ओर, मोती के बाईं ओर है नंदू, मोती के बाईं ओर। इसके बाद इसमें बोला गया नरेंद्र बालवीर के बाएं दूसरे स्थान पर। नरेंद्र जो है बालवीर के बाएं दूसरे स्थान, तो बालवीर के बाएं पहला प्रकाश हो गया और दूसरा कौन हो जाएगा, तो नरेंद्र, नरेंद्र, ठीक है। यदि मोती अपना स्थान नरेंद्र से बदले, मोती अपना स्थान किससे बदले, तो मोती अपना स्थान नरेंद्र से बदले, तथा, तो मोती और नरेंद्र अपना स्थान बदल लीजिए, बहुत बढ़िया, तथा प्रकाश बालवीर से बदले, प्रकाश जो है वो बालवीर से बदल लीजिए, ठीक है। तो मोती के बाएं कौन बैठा होगा, तो मोती यहाँ पर है, तो मोती के बाएं तो बाबू अभी भी नंदू ही ना बैठा हुआ है, सॉरी, मोती के बाएं जो है यहाँ पर लिख रहा है क्या चीज़, कि नरेंद्र बालवीर के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। यदि मोती अपना स्थान नरेंद्र से बदले, मोती अपना स्थान किससे, नरेंद्र से बदले, तो यहाँ पर आ जाएगा मोती, यहाँ पर चला जाएगा नरेंद्र, तो ये जब चला गया तो क्या बोला, तो मोती के बाईं ओर कौन बैठा होगा, तो मोती यहाँ पर, मोती के बाईं ओर कौन बैठा है, तो मोती के बाईं ओर देख लीजिए वेद बैठा है, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा वेद, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 नंबर, बी है ए के दक्षिण पश्चिम की ओर। बी जो है वह है ए के दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है हमारे पास, तो ये जो सिचुएशन दर्शाया जा रहा है, हम यहाँ थोड़ा बना करके दिखला रहे हैं। तो देखिए ये क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, ये इससे क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें लिख रहा है कि बी है ए के दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी कि ए के दक्षिण पश्चिम में कौन है, तो ए के दक्षिण पश्चिम में बी है। ए के दक्षिण पश्चिम में कौन है, तो ए के दक्षिण पश्चिम में बी है। तो ये लीजिए ए के दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर हमने रख दिया बी। इसके बाद बोला बी के दक्षिण पश्चिम में, बी के दक्षिण पश्चिम की ओर सी है बी के पूरब में। सी जो है वो कहाँ पर है, बी के पूरब में। तो सी जो है वह है बी के पूरब में, तो पूरब तो इधर जा रहा है, तो सी हो गया बी के पूरब में, हम इधर सी रख दें यहाँ पर, ठीक। और ए के दक्षिण पूरब की ओर, ए के दक्षिण पूरब की ओर तथा डी है, क्या बोला, ए के दक्षिण पूरब की ओर, तो दक्षिण पूरब तो ये ना है, क्या बोल रहा है इसमें कि बी है ए के दक्षिण पश्चिम में, तो बी जो है वह है ए के दक्षिण पश्चिम की ओर। सी है बी के पूरब की ओर, तो सी जो है वह है बी के पूरब की ओर, और ए के दक्षिण पूरब की ओर, और ए के दक्षिण पूरब, ए के दक्षिण पूरब की ओर, ठीक है। तथा डी है सी के उत्तर की ओर, डी जो है वह है सी के उत्तर की ओर, डी जो है वह सी के उत्तर की ओर, और डी है सी के उत्तर की ओर। अब बी ए के साथ समरेखा पर है, बी और ए के साथ जो है वो समरेखा पर है, समरेखा मतलब एक समान रेखा पर, ऐसे ये जो है एक समान रेखा हो गया ना बी और ए, तो क्या बोला, बी ए के साथ समरेखा पर, यानी कि डी जो है वह बी और ए के साथ समरेखा पर है, यानी कि एक ही रेखा पर है। तो ए की किस दिशा में डी स्थित है, तो ए के किस दिशा में, तो इस दिशा में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11-12, लिख रहा है इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें लिख क्या रहा है, शब्दकोश, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी, पत्रिका, पुस्तकालय और पुस्तक। तो देखिए शब्दकोश एक किताब हो गया, पुस्तक हो गया, डिक्शनरी हो गया, पुस्तक हो गया, ये पत्रिका भी एक पुस्तक हो गया और पुस्तक तो है ही, और ये सारा का सारा कहाँ होता है, तो सारा का सारा पुस्तकालय में होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा पुस्तकालय, जो है इन सभी से अलग है, आंसर हो जाएगा इसका पुस्तकालय, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। इसमें देखिए क्या लिख रहा है, 73, 53, 59 और 87। तो यहाँ पर जो है 73 हुआ, 53 हुआ और 59 हुआ, तीनों का तीनों हो गया प्राइम नंबर, तीनों का तीनों हो गया प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। लेकिन 87 जो है यह है डिविजिबल यानी कि विभाजित संख्या, यह 3 से विभाजित हो जाता है बाबू, 3 से विभाजित हो जाता है ये, ठीक है। तो ये हो जाता है डिविजिबल नंबर यानी कि विभाजित संख्या, 3 से विभाजित है ये, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रश्न संख्या है 13। लिख रहा है इसमें, जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्टी से है, यानी कि भट्टी क्या होता है तो गर्म रहता है, उसी प्रकार ठंडा का संबंध किससे है। तो आप जो है कोई भी चीज़ भट्टी में देते हैं तो गर्म होने के लिए या गर्म करने के लिए, या भट्टी जो होता है वो गर्म होता है, तो उसी प्रकार से बर्फ, तो ठंडा का संबंध किससे है, तो ठंडा का संबंध बाबू हो जाता है रेफ्रिजरेटर से, क्योंकि भट्टी में आप कुछ रखते हैं, पकाते हैं, रखते हैं, ये सब चीज़ करते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ठंडा के लिए हो जाएगा क्या चीज़, तो रेफ्रिजरेटर, यानी कि इसको फ्रीज कहते हैं, फ्रीज को ही रेफ्रिजरेटर कहा जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, 14 नंबर, दिए गए प्रश्न में संबंधित विकल्पों को चुनिए। जो यहाँ पर विकल्प जो इससे संबंधित है ना, उसको हमको चुनने के लिए कह रहा है। तो क्या हमारे पास है, LMNO, ठीक है, LMNO, और यहाँ पर क्या है तो GHIJ, L है और G है तो -5, M और H हुआ -5, N और I हुआ -5 और J हो गया -5। तो इन सभी में जो है -5 किया गया, तो वही चीज़ है STU भी, तो S में -5 कर दीजिए, हो जाएगा क्या चीज़ 19, 19 में से 5 चला गया तो 14 यानी कि N। यहाँ पर भी -5 कर दीजिए तो O, यहाँ पर -5 कर दीजिए तो P, यहाँ पर -5 कर दीजिए हो जाएगा Q, यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा NOPQ, ऑप्शन हो जाएगा इसका C, ऑप्शन C। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर सवाल है। लिख रहा है इसमें, किसी सांकेतिक भाषा में 3A 3B 7C का कोड लिखा हुआ ट्रुथ इज इटर्नल, 7C 9A 8B 3A। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, सबसे पहला सिचुएशन है कि इतना ज़्यादा हम टाइम इसमें देना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन झटपट बना लिया जाए, तो हाँ सब पढ़ लिया जाए, पढ़ लिए। तो अब क्या पूछ रहा है, तो इस सांकेतिक भाषा में ENMITY के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया गया है। तो ये रहा हमारा सवाल, और इसका कोड कौन सा है तो हमको ये बताना है। तो सबसे पहला कि ये कहाँ कहाँ पर लिखा गया है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है, और तो किसी दूसरे जगह है नहीं, और किसी दूसरे जगह तो है नहीं। जब किसी दूसरे जगह पर नहीं है तो सिंपल सी बात है, इसका कोड भी किसी दूसरे जगह कॉमन हमको नहीं मिलेगा। तो 7C हमको कॉमन मिल रहा है, यानी कि 7C आंसर नहीं हो सकता है। इसके बाद हम देख रहे हैं 9A कॉमन मिल रहा है, तो हमारा आंसर 9A भी नहीं हो सकता है। इसके बाद देख रहे हैं 3A यहाँ पर और 3A यहाँ पर भी है, 3A भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब आंसर होगा क्या, तो आंसर हो जाएगा 8B, हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चंदन को BFXJYUG लिखा जाता है तो कंचन की उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, चंदन CHANDAN, चंदन को लिख रहा है BFXJYUG,
सी और बी -1, एच और एफ -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, यहाँ पर -5, यहाँ पर -6 और यहाँ पर -7। ठीक है, तो सभी लेटर में क्या किया गया है, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7 किया गया। यही सिचुएशन हम कंचन के साथ भी अपनाएंगे। तो कंचन के साथ अपनाएंगे K-1 तो हो गया जे 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 जे, ठीक है। -2 y-2 करेंगे तो y हो जाएगा, a-2 करेंगे y हो जाएगा, तो y y y, यानी कि ऑप्शन सी गलत। n-3 कर देंगे तो हो जाएगा आपको k, और k तो यहाँ पर d लिखा हुआ है, ये भी गलत, यानी कि ये दोनों बचा। उसके बाद c में -4 करेंगे तो c-4 कर देंगे, हो जाएगा आपको y, और y जो है वो लिखा गया है आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें, यानी कि ये भी गलत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर है 17, लिख रहा है इसमें, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के आपसी संबंध को ठीक से निरूपित करता है। यहाँ पर जो आपसी संबंध का जो बात किया जा रहा है कि महिलाएं, माताएं और डॉक्टर, इसका जो आपसी संबंध है इसमें क्या करना, हमको कौन ठीक से निरूपित करता तो वो बताना। तो सबसे पहला चीज़, जितनी भी माताएं हैं यानी कि जितनी भी माँ हैं, जितनी भी माँ है वो सारी की सारी माँ तो महिला होगी ही होगी, सारी की सारी माँ जो है वो महिला होगी ही होगी। ठीक है, तो सारी माँ महिला हो गई। अब सारी माँ महिला हो गई तो इसका मतलब है ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन सी खत्म, बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। अब क्या बोल रहा है, डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या पुरुष होता है कि नहीं होता है, तो पुरुष डॉक्टर होता है। स्त्री डॉक्टर होती है कि नहीं होती है, स्त्री भी डॉक्टर होती है। तो जब महिला भी डॉक्टर होती है और पुरुष भी डॉक्टर होते हैं तो हमको तो बनाना पड़ेगा इस प्रकार से, क्योंकि ये वाला पार्ट जो कि महिला डॉक्टर का और ये वाला पार्ट जो कि पुरुष डॉक्टर का। ठीक है, तो ये हो गया आपको डॉक्टर जो कि पुरुष है। अब यहाँ सिचुएशन है कि ये वाला पार्ट देखिए, ये जो पार्ट है ये वाला जो हम रेड कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये वाला पार्ट हो गया वैसी माँ, वैसी माँ। तो माँ तो महिला तो होगी ही होगी, और वैसी माँ जो कौन है, तो वैसी माँ जो डॉक्टर है। और ये वाला पार्ट जो है वैसी महिला का है जो माँ नहीं है लेकिन वो डॉक्टर है, और ये वाला डॉक्टर हो गए कौन, तो जो पुरुष डॉक्टर है वो। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी भी गलत, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 19, 18 और 19 नंबर क्वेश्चन है। लिख रहा है, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए निष्कर्षों को पढ़ें और निर्णय करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक आधार पर सत्य है। ठीक है, तो इसमें लिख रहा है कि कुछ समाचार पत्र रेडियो है। कुछ समाचार पत्र क्या है, तो रेडियो है। ठीक है, कुछ रेडियो टेलीविज़न है, कोई टेलीविज़न पत्रिका नहीं है। तो चलिए सबसे पहला चीज़, कुछ समाचार पत्र रेडियो है। समाचार पत्र 100 लिख देते हैं हम। ठीक है, कुछ समाचार पत्र रेडियो है, रेडियो है। कुछ रेडियो टेलीविज़न है, कुछ रेडियो जो है वह टेलीविज़न है। कोई टेलीविज़न पत्रिका नहीं है, टेलीविज़न जो है वह पत्रिका नहीं है, टेलीविज़न पत्रिका नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसके बाद देखिए क्या लिख रहा है। तो पहला निष्कर्ष दे रहा है कोई समाचार पत्र पत्रिका नहीं है। तो समाचार पत्र पत्रिका नहीं है, ये बात अभी तो तत्काल में सही है, लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ एक पत्रिका को इस प्रकार से जोड़ देंगे तो एक डायग्राम से हो जाएगा सही है, एक डायग्राम से हो जाएगा गलत। तो जब एक डायग्राम से सही होता है, एक डायग्राम से गलत होता है, तो फाइनल रिजल्ट उसका गलत होता है। ठीक है, दूसरा है कोई रेडियो पत्रिका नहीं है। रेडियो जो है वह पत्रिका नहीं है, रेडियो जो है वह पत्रिका नहीं है। तो यहाँ से तो सही जा रहा है,
यहाँ से क्या जा रहा है, गलत। तो एक डायग्राम से सही, एक डायग्राम से गलत, तो फाइनल रिजल्ट गलत। तीसरा है कुछ रेडियो पत्रिका नहीं है। कुछ रेडियो ऐसे हैं जो कि पत्रिका नहीं है। तो देखिए इधर वाला जो रेडियो है जो कि आपको टेलीविज़न से अटैच है, तो ये वाला रेडियो तो बाबू कभी भी पत्रिका नहीं हो सकता है। इसीलिए तीसरा निष्कर्ष हो गया आपको सही। चौथा निष्कर्ष है कुछ समाचार पत्र टेलीविज़न है। कुछ समाचार पत्र ऐसे हैं जो कि क्या है, टेलीविज़न है। तो कुछ समाचार पत्र टेलीविज़न है क्या, देखे तो समाचार पत्र टेलीविज़न है क्या, नहीं है। इसीलिए भी क्या, गलत। तो इसका अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, तो पहला निष्कर्ष गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा सही, चौथा गलत। आंसर इसका हो जाएगा केवल 3 सत्य है, ऑप्शन बी। केवल 3 सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें समझ में आ रहा है। अब यही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू 150 वाले रूल से। चलिए 150 वाले रूल से देखा जाए क्या लिख रहा है। कुछ समाचार पत्र रेडियो हैं, तो समाचार पत्र हो गया यहाँ पर 50, रेडियो हो गया 50, रेडियो टेलीविज़न, तो रेडियो हो जाएगा 50, टेलीविज़न हो जाएगा आपको 50, टेलीविज़न और पत्रिका, टेलीविज़न हो गया आपको कितना, तो 100, पत्रिका हो जाएगा आपको कितना, तो पत्रिका हो जाएगा आपको 100, क्योंकि कोई नहीं का केस है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसमें देखिए। तो पहला निष्कर्ष है कोई समाचार पत्र पत्रिका नहीं है। समाचार पत्र यहाँ पर, पत्रिका यहाँ पर, रेडियो रेडियो कॉमन मिला, टेलीविज़न टेलीविज़न कॉमन मिला, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो निगेटिव तो ठीक है, लेकिन सबसे पहला सिचुएशन कि रेडियो यहाँ पर 50, रेडियो यहाँ पर भी 50। जो पहला कॉमन टर्म मिला उसमें तो कम से कम एक तो 100 होना चाहिए ना, यहाँ तो 100 है ही नहीं। इसीलिए पहला निष्कर्ष हो गया आपको गलत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरा निष्कर्ष है कोई रेडियो पत्रिका नहीं है। कोई रेडियो पत्रिका नहीं है। रेडियो कहाँ पर, तो यहाँ पर, पत्रिका कहाँ पर, यहाँ पर, टेलीविज़न टेलीविज़न कॉमन मिल गया, टेलीविज़न टेलीविज़न कॉमन मिल गया, कम से कम एक 100 होना चाहिए, 100 है। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव से निगेटिव बनता है, निगेटिव है, यहाँ तक सही है। कॉमन टर्म मिल गया, कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, ये भी 100 है, यहाँ भी सही है। रेडियो 50, तो रेडियो यहाँ पर कितना, तो रेडियो तो यहाँ बाबू 100 दिया गया है। रेडियो का वैल्यू यहाँ कितना, 100, कोई नहीं, कोई नहीं के वैल्यू में दोनों 100 होता है ना। तो रेडियो 100, 50 रुपया वाला सामान आपको 100 रुपया में खरीदने बोल रहा है, तो खरीदिएगा, नहीं खरीदिएगा। तो दूसरा हो गया क्या, गलत। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर निष्कर्ष है कुछ रेडियो पत्रिका नहीं है। कुछ रेडियो पत्रिका नहीं है। रेडियो यहाँ पर, पत्रिका यहाँ पर, टेलीविज़न टेलीविज़न खत्म कहानी। तो रेडियो पत्रिका नहीं है। तो रेडियो यहाँ पर कितना है, तो 50, पत्रिका कितना है, तो 100, रेडियो हमारा 50 तो 50, पत्रिका 100 तो 100, और ये हो गया क्या चीज़, तो सही। क्लियर। कुछ समाचार पत्र टेलीविज़न है। समाचार पत्र यहाँ पर, टेलीविज़न यहाँ पर, कॉमन टर्म मिला रेडियो और रेडियो, और कॉमन टर्म में कम से कम कोई एक 100 होना चाहिए था, 100 नहीं है, इसीलिए चौथा निष्कर्ष भी गलत। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3 सत्य है, ऑप्शन बी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, लिख रहा है इसमें सभी फुलवारी अभिभावक है। सभी फुलवारी अभिभावक है। इसके बाद कोई भी अभिभावक गेंद नहीं है। अभिभावक जो है वह गेंद नहीं है। ठीक है, तो गेंद को यहाँ पर साइड में रखिए, अभिभावक गेंद नहीं है। तो सभी गेंद विकेट है, और सारा का सारा जो गेंद है वो क्या है, तो वह विकेट है, विकेट है। तो अब है इसमें पहला निष्कर्ष कि कोई फुलवारी गेंद नहीं है। कोई जो फुलवारी है वो गेंद नहीं है, तो बात तो यहाँ सही जा रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा है कोई फुलवारी गेंद नहीं है, सॉरी सभी फुलवारी लिख रहा, सभी फुलवारी अभिभावक है। कथन लिख रहा सभी फुलवारी अभिभावक है, तो सारा का सारा फुलवारी अभिभावक हो गया। उसके बाद लिख रहा है कोई भी अभिभावक गेंद नहीं है। तो
अभिभावक जो है वो गेंद हो ही नहीं सकता है, तो गेंद तो अभिभावक में टच कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ जो लिख रहा है कि कोई फुलवारी गेंद नहीं है, तो ये तो पूर्णतः सही हो रहा है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दूसरा, कुछ विकेट फुलवारी नहीं है। कुछ विकेट ऐसा है जो कि फुलवारी नहीं है। तो देखिए ये बात हो जाएगा आपको पूर्णतः सही। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले तो कोई भी विकेट फुलवारी नहीं हो रहा, इस हिसाब से भी सही हो गया। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप विकेट को इस प्रकार से फुलवारी में टच कर भी देते हैं, तो एक बार आप पढ़ के देख लीजिए, सभी फुलवारी अभिभावक है, सभी फुलवारी अभिभावक है, कोई भी अभिभावक गेंद नहीं है, अभिभावक जब वो गेंद नहीं है, सभी गेंद विकेट है, सारा का सारा जो गेंद है वो विकेट के अंदर चला गया। तो इस प्रकार से यदि आप विकेट को और फुलवारी को अटैच कर भी देते हैं, तो फिर भी इधर वाला जो गेंद का जो पार्ट वाला जो विकेट है, गेंद के पार्ट वाला जो विकेट है, वो तो कभी भी फुलवारी में नहीं ना मिल सकता है। तो कुछ विकेट फुलवारी नहीं है, तो गेंद वाला पार्ट जो है फुलवारी का, विकेट का, वो तो फुलवारी नहीं हो सकता है, इसीलिए ये भी हो जाएगा क्या, तो सही। तीसरा है, कुछ फुलवारी विकेट नहीं है। कुछ फुलवारी ऐसे हैं जो कि विकेट नहीं है, कुछ फुलवारी ऐसे हैं जो कि विकेट नहीं है। फुलवारी ये जो है विकेट नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि फुलवारी को अटैच करने का, तो फुलवारी का क्या, विकेट तो पूरा का पूरा अभिभावक को भी अटैच कर सकता है, पूरा का पूरा अभिभावक को भी विकेट अपने अंदर ला सकता है। तो फुलवारी क्या चीज़ है, तो इसीलिए यह निष्कर्ष हो जाएगा आपको गलत। एक से सही हो जाएगा जबकि दूसरा से ये गलत हो जाएगा। तो पहला निष्कर्ष सही, दूसरा निष्कर्ष सही, तीसरा निष्कर्ष गलत। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन क्या चीज़, 1 और 2 निकलते हैं, यानी कि ऑप्शन डी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, केवल 1 और 2 निकलते हैं। ठीक है, अब यहाँ सिचुएशन जा रहा है कि चलिए इस क्वेश्चन को 150 वाले रूल से भी समझा दिया जाए। तो सभी वाला केस है, तो फुलवारी हो जाएगा आपको 100, अभिभावक हो जाएगा आपको 50, कोई नहीं का केस है, अभिभावक 100, गेंद भी 100, सभी का केस है तो गेंद हो जाएगा 100 और विकेट हो जाएगा आपको 50। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं का केस है तो फुलवारी हो जाएगा 100, गेंद भी हो जाएगा 100, कुछ नहीं का केस है, विकेट हो जाएगा 50, फुलवारी हो जाएगा 100, कुछ नहीं का केस है, फुलवारी हो जाएगा 50, विकेट हो जाएगा 100। हो गया, चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसमें क्या है, तो निष्कर्ष नंबर 1 है कि कोई फुलवारी गेंद नहीं है, कोई भी फुलवारी जो है वह गेंद नहीं है। तो फुलवारी यहाँ पर, गेंद यहाँ पर, अभिभावक अभिभावक कॉमन मिल गया, अभिभावक और अभिभावक कॉमन मिल गया, कॉमन टर्म में से कम एक 100 होना चाहिए, 100 भी मिल गया हमको। तो फुलवारी गेंद नहीं है, फुलवारी 100, गेंद भी 100। तो चलिए यहाँ पर फुलवारी 100, गेंद भी 100, एक पॉजिटिव एक निगेटिव से निगेटिव कंक्लूजन, कॉमन टर्म भी हमको मिल रहा है। तो हमारा निष्कर्ष 1 क्या हो गया, सारा कंडीशन मिल रहा है, निष्कर्ष 1 हो गया सही। दूसरा है, कुछ विकेट फुलवारी नहीं है, विकेट फुलवारी नहीं है, विकेट यहाँ पर, फुलवारी यहाँ पर, अभिभावक अभिभावक कॉमन मिला, 100 भी मिला, ख़त्म कहानी। गेंद और गेंद कॉमन मिला, 100 भी मिला, दोनों 100 है, ये भी तो और बहुत अच्छी बात है, ख़त्म कहानी इसका भी। तो यानी कि फुलवारी और विकेट, एक पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव से क्या बनेगा, तो निगेटिव कंक्लूजन बनेगा, निगेटिव कंक्लूजन है तो सही है। फुलवारी 100 तो फुलवारी 100, विकेट 50 तो विकेट 50, हो गया ये भी क्या सही। तो पहला निष्कर्ष दूसरा निष्कर्ष दोनों अभी तक में सही हो चुका है। तीसरा निष्कर्ष का बात करते हैं, कुछ फुलवारी विकेट नहीं है। फुलवारी है यहाँ पर, विकेट है यहाँ पर, तो आप देखिए विकेट का वैल्यू कितना जा रहा है 50, यहाँ पर विकेट का वैल्यू कितना जा रहा है तो 100। तो 50 रुपया वाला सामान आप 100 रुपया में खरीदिएगा, नहीं खरीदेंगे, यानी कि ये क्या हो गया गलत। तो पहला निष्कर्ष सही, दूसरा निष्कर्ष सही, तीसरा निष्कर्ष गलत। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, केवल 1 तथा 2 सही है, ऑप्शन डी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और 21। पहला क्वेश्चन 20 है, लिख रहा है इसमें कि जहाँ कहीं विकास होता है वहाँ असमानता उत्पन्न हो जाती है। यदि विकास होगा तो सिंपल सी बात है, असमानता तो होगा ही होगा।
जहाँ पर विकास होगा वहाँ पर, और जहाँ विकास नहीं है वहाँ का आप कंपैरिजन कीजिएगा, तुलना कीजिएगा, तो असमानता तो नज़र आएगा ही आएगा। तो यहाँ लिख रहा है कि जहाँ विकास होता है वहाँ असमानता उत्पन्न हो जाती है। इसको रोकने का किंचित मात्र भी उपाय नहीं है, यानी कि इसको रोकने का, यानी कि असमानता को रोकने का किंचित मात्र, थोड़ा सा भी, बिंदु के बराबर भी उपाय नहीं है। इसको केवल विकास की लागत पर ही रोका जा सकता है, यानी कि इसको जो है विकास के लागत पर, यानी कि विकास का लागत बढ़ा दीजिए, सब जगह पर विकास कर दीजिए, हो जाएगा वह चीज़, असमानता बंद हो जाएगा। ठीक है, विकास की लागत पर ही रोका जा सकता है, ऐसा हमारे कथन में कहा गया। ठीक है, तो निष्कर्ष नंबर 1 है कि विकास प्राप्ति के लिए असमानता को जारी रखना चाहिए। तो जी हाँ, वो तो जारी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको विकास अगर करवाना है, विकास यदि आप चाहते हैं तो असमानता तो रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे प्रश्न में तो कह ही दिया है। नहीं, अगर आप असमानता नहीं चाहते तब तो विकास रोक दीजिए, तभी न होगा। इसीलिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन का पहला निष्कर्ष हो गया सही। दूसरा निष्कर्ष है समानता एवं विकास दोनों साथ साथ संभव नहीं है। समानता और विकास ये दोनों जो है साथ साथ संभव नहीं है, यानी कि समानता भी बना हुआ रहे और विकास भी होता रहे, तो यह साथ साथ संभव नहीं है। तो यह निष्कर्ष भी क्या है, तो यह निष्कर्ष भी पूर्णतः सही है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष दोनों ही निष्कर्ष सही है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, लिख रहा है एक सनकी बेवकूफ़ नहीं है। एक सनकी जो है वह बेवकूफ़ नहीं है जो बेवकूफ़ों जैसा व्यवहार करता है। देखिए, एक सनकी आदमी, मतलब हम सनकी आदमी बोल दिए, ठीक है, आदमी के ऊपर लेके चलते हैं। तो एक सनकी जो है वो बेवकूफ़ नहीं है। अगर आप उसको, सनकी को अगर आप बेवकूफ़ कहिएगा तो ये सही बात नहीं है। तो एक सनकी बेवकूफ़ नहीं है जो बेवकूफ़ों जैसा व्यवहार करता है, और अगर वह बेवकूफ़ की तरह व्यवहार करता है तो आप उसको जो है बेवकूफ़ नहीं है ऐसा मत कहिए कि वो बेवकूफ़ है। ठीक है, यहाँ क्या है, एक सन के हो तो सन, बेवकूफ़ तो छोटा मोटा चीज़ है, सन की तो हाई लेवल का चीज़ ना हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो कह रहा है कि एक सनकी जो है बेवकूफ़ नहीं है जो बेवकूफ़ों जैसा व्यवहार करता है। अगर वह बेवकूफ़ की तरह व्यवहार करता है तो आप उसको बेवकूफ़ मत समझिए। क्यों? क्योंकि वो बेवकूफ़ से बहुत ऊपर का चीज़ है। ये तो बेवकूफ़ तो छोटा मोटा चीज़ होता है, ये तो सनकी निकला। ठीक, तो निष्कर्ष नंबर 1 है सनकी और बेवकूफ़ी साथ साथ पाई जाती है। जी हाँ, सनकी और बेवकूफ़ी साथ साथ पाई जाती है, तभी तो ऐसा बात कहा जा रहा है। तो पहला निष्कर्ष हो जाएगा इसका सही। दूसरा है सामान्य व्यक्ति बुद्धिमानी से व्यवहार करता है। देखिए, हमारे प्रश्न में सबसे पहला बात किया गया सनकी का, बेवकूफ़ का, तो हम यहाँ पर सामान्य व्यक्ति का बात जो कर रहा है, सुने, लगता है उचित कि सुनना चाहिए इसका बात कर रहे हैं सनकी का, बात कर रहे हैं बेवकूफ़ का, तो हम सामान्य व्यक्ति का बात क्यों करेंगे? इसीलिए यह निष्कर्ष उसी समय में गलत हो गया। इसीलिए पहला निष्कर्ष सही, दूसरा निष्कर्ष गलत। 21 का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए अब। हेलो स्टूडेंट, अब हर रोज़ हमारे YouTube चैनल पर रीजनिंग टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा। आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 से 26, लिख रहा है कि निम्न गद्यांश को पढ़ें और नीचे दिए गए सभी अनुमानों की जांच गद्यांश के कथन के आलोक में करें। ठीक है, तो यहाँ जो दिया जा रहा है लिखा हुआ है कि यद्यपि राज्य सिर्फ 3.2 लाख टन आम का उत्पादन करता है, राज्य जो है वो सिर्फ कितना करता है, 3.2 लाख टन आम का उत्पादन कर रहा है। ठीक है, जो प्रीमियम क्वालिटी श्रेणी के हैं, और वो क्या है, तो वो जो है प्रीमियम क्वालिटी का है, यानी कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। और संसार में अंगूर के बाद आम की खपत दूसरे नंबर पर है, और संसार में जो है अंगूर सबसे ज़्यादा खपत होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा खाया जाता है, खरीदा जाता है, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और उसके बाद जो है क्या होता है, आम का खपत उसके बाद दूसरे नंबर पर, सबसे ज़्यादा अंगूर का खपत होता है और दूसरे नंबर पर आम का खपत होता है। इसमें यह कहा गया है सरकार इसे समुद्री मार्ग से जो कि सस्ता है
निर्यात करने की कोशिश कर रही है। सरकार जो है क्या कर रही है, तो समुद्री मार्ग से इसको निर्यात करने का कोशिश कर रही है। समुद्री मार्ग से क्यों? क्योंकि यह जो है सस्ता है, इसीलिए। पिछले वर्ष इस मकसद से किया गया प्रयोग सफल रहा, और पिछले वर्ष जो है इसी मकसद के साथ जो कार्य किया गया था और जो हुआ क्या हुआ था, वह सफल हुआ था, ऐसा इसमें कह रहा है। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, आमों की गुणवत्ता निर्यात का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आमों की गुणवत्ता जो है यह निर्यात का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये तो आप प्रश्न में दे ही रहा है, क्या दे रहा है कि जो प्रीमियम क्वालिटी का है, यानी कि प्रीमियम क्वालिटी का यानी कि बहुत अच्छा क्वालिटी का है। तो ये बात तो एकदम क्या है, सही है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि निश्चित रूप से सत्य हो। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, राज्य अच्छे किस्म के अंगूर भी निर्यात करता है। देखिए प्रश्न में यह कहा गया है कि आम का निर्यात करते हैं और अंगूर जो है पहले नंबर पर खपत होता है, यानी कि विश्व में अंगूर सबसे ज़्यादा खपत होता है, और दूसरे नंबर पर आम का खपत है। लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया है कि अंगूर का निर्यात किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं कुछ कहा गया है। इसीलिए 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इसका जानकारी हमें प्राप्त नहीं है, यानी कि आंकड़े अपर्याप्त हो। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से आम का निर्यात करने में कुछ समस्याएं हैं। देखिए प्रश्न में जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि पिछले वर्ष इस मकसद के साथ किया गया प्रयोग सफल रहा, यानी कि पिछले साल जो है भेजा गया था और वो क्या हुआ था, सफल हुआ था। और इस बार का क्या है, तो देखिए सरकार इसे समुद्री मार्ग से जो सस्ता है निर्यात करने की कोशिश कर रही है। हमारे प्रश्न में क्या लिख रहा है, कोशिश कर रही है। तो कोशिश कर रही है, इसका मतलब कुछ तो बाधा विघ्न जरूर शायद लग रहा है कि अटका है। शायद हम बोल रहे हैं, संभवतः बोल रहे हैं, कन्फर्म नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कन्फर्म वाला कोई सिचुएशन नहीं है। जब कोशिश कर रहा है तो हो सकता है, संभव है, इस बात का संभावना बनता है कि कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है। तो इसीलिए समुद्री मार्ग से आम का निर्यात करने में कुछ समस्याएं हैं। तो यह हम कन्फर्म तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसको संभवतः हम सत्य के रूप में मान सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश निर्यात समुद्री मार्ग से होते हैं जो कि सस्ता है। अधिकांश निर्यात क्या होता है, समुद्री मार्ग से होता है, और जो कि क्या है, सस्ता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ खास करके सरकार इसे समुद्री मार्ग से जो कि सस्ता है निर्यात करने की कोशिश कर रही है। तो जब ये लिख ही रहा है कि समुद्री मार्ग सस्ता है, तो यह बात कन्फर्म क्या है, सही है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्फर्म सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, राज्य कुछ मध्यम श्रेणी के आम का भी उत्पादन करता है। राज्य जो है कुछ मध्यम श्रेणी के आम का उत्पादन करता है। तो देखिए हमारे प्रश्न में क्या लिखा है कि यद्यपि राज्य सिर्फ 3.2 लाख टन आम का उत्पादन करती है, जो कि प्रीमियम क्वालिटी का है। इसमें लिख रहा है ना कि प्रीमियम क्वालिटी का आम है, और क्या है, 3.2 लाख टन का ही उत्पादन करता है, जो कि क्या है, प्रीमियम क्वालिटी का है। तो यहाँ पर यह बात कह देना कि आम का जो है उत्पादन मध्यम श्रेणी का भी वो उत्पादन करता है, तो यह बात तो पूर्णतः क्या है, गलत है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि निश्चित रूप से असत्य हो। ठीक है, निश्चित रूप से असत्य हो। क्लियर है सब, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये कथन कार्यवाही का प्रश्न है। लिख रहा है कि मंत्रियों के सखा संबंधी अपने प्रभाव का फायदा उठाते हैं और गरीब तथा निसहाय व्यक्ति को तबाह करते हैं। मंत्री के जो सखा संबंधी हैं वो क्या करते हैं, प्रभाव का, यानी कि मंत्री उनके भाई भतीजा या जो भी हैं, मतलब कि मंत्री हैं तो उनके जो भी रिलेटिव्स हैं वो क्या करते हैं, वो मंत्री के प्रभाव का फ़ायदा उठाते हैं और गरीब तथा निसहाय व्यक्ति जो भी हैं उनको क्या करते हैं, तबाह करते हैं। ठीक है, तो कार्यवाही नंबर 1 है, लोगों को ऐसे व्यक्तियों को मत देना चाहिए जिसका कोई संबंधी नहीं हो। संबंधी नहीं हो यानी कि उसका कोई रिलेशन नहीं हो, कोई रिलेटिव्स नहीं हो, यानी कि
उसको परिवार हो ही नहीं, तो ये बात तो बाबू पूर्णतः क्या है, गलत है। ऐसा कोई ज़रूरी थोड़े ही है, ठीक है। इसलिए पहला कार्रवाई हो गया गलत। दूसरा है, वैसे लोगों को मंत्री बनाया जाए जिसका कोई संबंधी नहीं हो। तो ये आप क्या ढूंढ के ले आइएगा, ये कोई मतलब का चीज़ हुआ है कि जिसका कोई संबंधी नहीं है, जिसका कोई रिश्तेदार नहीं है, उसी को मंत्री बनाएंगे। आप मंत्री बनाइए, आप उस मंत्री को कहिए कि आपके जो सखा संबंधी जो होंगे वो इसका दुष्प्रभाव मतलब दुष्प्रयोग न करे। आप मंत्री हैं, आप इसका दुरुपयोग नहीं करिए, आपके सखा संबंधी रिलेटिव्स कोई दुरुपयोग नहीं करे इस बात का। आप ये काम ना करिएगा कि आप मतलब सखा संबंधी हो ही नहीं, किसी का परिवार हो ही नहीं, उसी को हम मंत्री बनाएंगे। कोई ज़रूरी चीज़ थोड़े ही है। इसलिए कार्रवाई 1 कार्रवाई 2 दोनों गलत हुआ। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर लिख रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी प्रदर्शन नहीं कर रही है। अच्छा प्रदर्शन जो है भारतीय क्रिकेट टीम नहीं कर रही है, तो क्या चाहते हैं आप? तो वर्तमान टीम में थोड़ा परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो हाँ, जब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो वर्तमान जो टीम है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए। तो कार्रवाई 1 क्या हो जाएगा, सही। दूसरा है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बॉलिंग के स्तर में सुधार के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए क्या बोला है इसमें, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बॉलिंग के स्तर में सुधार के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तो हमारे पास जो यहाँ कार्रवाई दिया गया, ये कार्रवाई क्या बोला कि बॉलिंग में सुधार करिए। तो हो सकता है कि टीम अच्छा प्रदर्शन करने लगे। कैसे ये हो सकता है? तो जब बॉलिंग में सुधार करेगा तो सामने वाला जो टीम है, सामने वाले टीम का विकेट जल्दी गिरेगा, उसका जो है क्या होगा, वह कम रन बनाएगा। और हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के जो प्लेयर हैं, जो बैट्समैन हैं, वो उसको क्या करेंगे, तो वो उसको चेस कर लेंगे, यानी कि तब जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए यहाँ जो लिखा गया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बॉलिंग के स्तर में सुधार के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, तो बाबू यह कार्रवाई हो जाएगा क्या, तो सही। अब यहाँ पर बात आ जाता है कि कुछ स्टूडेंट के मन में, अभी ही उनके मन में एक सवाल आ गया कि सर काहे बॉलिंग को काहे वो अगर क्रिकेट में बैटिंग को ही सुधार देगा तो नहीं होगा। हाँ बाबू, बैटिंग को सुधार देगा तो हो जाएगा, लेकिन क्या आपके प्रश्न के कार्यवाही में बैटिंग से रिलेटेड कोई कार्यवाही का कोई दिया गया है क्या? ऐसा तो नहीं दिया गया। तो जो चीज़ बाबू दिया ही नहीं गया तो आप उसको क्यों सोचिएगा। हमको तो जो यहाँ पर कार्यवाही के रूप में जो दिया गया, हम उस पर न विचार करेंगे। अपने मन से कहिएगा कि सर हम जो है एम्पायर से ही सेटिंग कर लेंगे तो नहीं हो जाएगा। क्या वो आपके कार्यवाही में दिया गया है कि एम्पायर को आप घूस दे दीजिए? हैं, ये तो आपके कार्यवाही में नहीं दिया गया है। तो जो आपके कार्यवाही में होगा आप उस पर फोकस कीजिएगा, समझ में आया। अपने मन से नया कार्यवाही उसमें मत लगा दीजिए कि सर बैटिंग सुधार लेंगे तो सर एम्पायर को घूस दे देंगे, सर अपने मन से विकेट गिरा देंगे। ये सब चीज़ ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ आप देखिए कि आपके प्रश्न में कथन जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कार्यवाही दिया गया है, उस कार्यवाही को आप सही करेंगे और उस कार्यवाही को आप गलत करेंगे। तो 28 नंबर क्वेश्चन का पहला और दूसरा दोनों ही कार्यवाही सही है, इसलिए 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब क्वेश्चन नंबर है 29 नंबर में लिख रहा है, तो ये तो आप देख रहे हैं, यदि P ग्रेटर देन इक्वल टू Q, Q ग्रेटर देन R, R लेस देन S, S इक्वल टू T और T ग्रेटर देन G है, तो निम्न कथन में कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है हमको ये बताना। ठीक है, तो चलिए इसमें हमको देखना है R ग्रेटर देन P, यानी कि R जो है बड़ा है किससे, तो P से। तो R बड़ा है P से। आप देखिए तो यहाँ पर क्या सिचुएशन जा रहा है, इसमें सिचुएशन जा रहा है Q से बड़ा है R से बड़ा है Q, और Q से बड़ा है P या फिर बराबर है P। इसमें एक बात तो क्लियर है कि R तो इसमें बड़ा नहीं हो रहा है, R जो है वो तो बड़ा नहीं हो सकता P से, इसीलिए ये हो गया गलत। ठीक है। अब है ऑप्शन बी में देख रहे हैं, इस ऑप्शन बी में क्या जा रहा है, तो देखिए S और T बोल रहा दोनों बराबर हैं, और
S जो है R से बड़ा है, तो जब S बड़ा है और S और T दोनों बराबर है तो R छोटा और T बड़ा हुआ। तो यहाँ पर देखिए R छोटा और T बड़ा हो गया, एकदम सही है। और इसमें क्या है, S और T बराबर है, S और T बराबर है, यहाँ पर बोल रहा R और S बराबर है। R और S बराबर कैसे हो सकता है, जबकि R और S में आप देख रहे हैं कि R छोटा और S बड़ा है। आप यहाँ देख रहे हैं ना, R छोटा और S क्या है, बड़ा है। इसलिए ये बात जो कहा गया कि R और S बराबर है, यह भी क्या है, तो गलत। P इक्वल टू R, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि P से बड़ा है Q और Q से बड़ा है P, या फिर P और Q दोनों बराबर है। तो फाइनल तो रिजल्ट यही आ रहा है, फाइनल रिजल्ट यहाँ पर ये आ रहा है कि P और R बराबर नहीं हो सकता है, तो ये भी क्या, गलत। अब चलिए इसमें G से बड़ा है T, तो देखिए यहाँ से G से बड़ा है T, सही है। और T बड़ा है R से, और T बड़ा है R से, S और T दोनों बराबर, और तो T यहाँ आप लिख सकते हैं ना, तो T यहाँ लिख सकते हैं। देखिए R से बड़ा T हुआ, R से बड़ा T और G से बड़ा T, यानी कि ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का ऑप्शन, यानी कि D जो है वह सही है। आंसर D जो है वह क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 30 नंबर। इस 30 नंबर क्वेश्चन में हमको देखना है कि कुल मिलाकर के कितने आयत हैं। ठीक है, कितने आयत हैं, हमको इसमें यह चीज़ देखना है। तो चलिए इसको हम लोग बना करके देखेंगे कि इसमें कितना आयत हो रहा है। तो देखिए सबसे पहला चीज़, तो ये बाबू हमने एक आयत यहाँ से यहाँ ये वाला बनाया 1। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या सिचुएशन जा रहा था, ये ऐसे लाइनिंग खींचा, ये ऐसे लाइनिंग जो खींचा आप इसको गिनती करिए, 1 और ये 1, तो ये 2 हो रहा है ना, लेकिन नहीं, इसको 1 कहा जाता है, इसको 2 कहा जाता है। तो 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया, तो 3। कितना हो गया, 3, यानी कि इसमें कंप्लीट 3 आयत है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद एक लाइनिंग खींचा गया इसमें इस प्रकार से यहाँ पर। तो देखिए अब क्या हो रहा है, तो अब बाबू आप देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ से यहाँ 1 और ये वाला यहाँ से यहाँ 2 और ये वाला यहाँ से यहाँ 3 हुआ कि नहीं, 1 और 2, तो ये भी 3 हो गया ना, 3 हुआ। 3 होने के बाद देखिए अब फिर 1 और 2 यहाँ पर भी तो 3 हो जा रहा है, तो 3 और 3 कितना, तो 6। ठीक है, इसमें से 1 और 2 तो 3, इसमें से फिर यहाँ से यहाँ तक में 1 और 2 तो 3, तो कितना हो गया, तो 6 हो गया। इसके बाद फिर अब क्या है, फिर एक लाइन ऐसे करके खींचा, एक लाइन जैसे ही ये खींचा तो एक आयत ये हो गया। ठीक है, एक आयत ये हो गया दूसरा, और एक आयत ये वाला हो गया तीसरा, तो 3 आयत और हो गया। ठीक है, प्लस अब देखिए क्या है, अब इसके बाद हो रहा है क्या चीज़, अब इसके बाद एक लाइन खींचा गया इस प्रकार से, इस प्रकार से जैसे ही लाइन खींचे तो एक आयत और एक आयत ये वाला 2 आयत हुआ, और एक लाइन खींचा इधर से तो तीसरा आयत, और ये वाला चौथा आयत। तो ये हो गया कुल मिलाकर के 3 3 6 6 12 4 16, यानी कि कुल मिलाकर के 16 आयत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, फिगर भी कंप्लीट और आंसर भी कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए